तो मेन एक्स रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को आज नंबर 2 बोलने की गलती की और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ साथ पेडिग्री और कॉर्न स्टॉप भी खाया। इसके बाद भाई ओबा फामे और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ भी था, लेकिन ब्रॉक लेसनर पूरी सिक्योरिटी के साथ आए हुए थे कि कहीं ओबा फामे के खत्ते ना चढ़ जाएं। तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है, 2 मैचेस भी समर स्लैम के लिए कंफर्म हो गए हैं। डिटेल में बात करते हैं कि क्या कुछ आज रॉ के ऊपर हुआ, लेकिन इससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें मेक श्योर करना है कि ये चैनल वर्थ इट हो और कंटेंट में भी इंप्रूवमेंट आती रहे। बहरहाल वीडियो के ऊपर वापस आएंगे। अब सबसे पहले शो को ओपन करते हैं ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी इसलिए होती है कि भाई ब्रॉक लेसनर को और ओबा फामे को लड़ाई से रोका जा सके। अब रिंग में पॉल हेमन आगे बताते हैं कि कैसे भाई ब्रॉक लेसनर के साथ जो है वो ओबा फामे इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप का मौका ही गवा दिया, मतलब छोड़ दिया कि ना उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को चूज किया, ना उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को चूज किया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को चूज कर लिया समर स्लैम में। और भाई ब्रॉक लेसनर का भी वो कहते हैं कि वो भी ओबा फामे के साथ ऑब्सेस्ड है मैच के लिए। और तभी ओबा फामे भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि यार ये सिक्योरिटी किस लिए है, मैं तो फाइट के लिए आया था। और फिर उनकी फाइट होती भी है और हम सब जानते हैं ये सिक्योरिटी किस लिए होती है, उड़ाने के लिए। और ओबा फामे ने आज ये सिक्योरिटी भी उड़ाई और फिर वार्निंग भी दी ब्रॉक लेसनर को कि अब कोई हेल इन अ सेल के अंदर बहाने नहीं चलेंगे, लो ब्लो नहीं चलेगी, कोई ड्रामा नहीं चलेगा, तुम रूलर के साथ होगे और मैं ये चैप्टर क्लोज करूंगा। तो क्लियर माइंडसेट और वार्निंग थी ओबा फामे की तरफ से ब्रॉक लेसनर के लिए। खैर इसके बाद भाई हमें इयो स्काई और रुक्साना पेरेज का मैच देखने को मिलता है, जो लास्ट वीक रुक्साना पेरेज ने चैलेंज किया था। इस मैच के अंदर इयो स्काई जीत तो जाती है, लेकिन जजमेंट डे का कंट्रोल रहता है। इवन के सोलो रूका भी बचाने के लिए आई, लेकिन सोलो रूका को भी रिकल रॉड्रिगेज ठिकाने लगा देती हैं और इयो स्काई के ऊपर लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा देती हैं। और आगे अब इनका समर स्लैम में मैच भी है, तो इस फील्ड को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर रही है। इसके बाद भाई आज शील्ड के पैकेजेस भी चल रहे थे, यानी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जो फील्ड थी उसके लिए वीडियो पैकेजेस भी चल रहे थे। और फिर विजन आती है रॉ के ऊपर, मैक्सी डुप्री जो है वो विजन के साथ होती हैं ऑस्टिन थ्यूरी के साथ। और इससे पहले कि ये लोग कुछ प्रोमो कट करते, ओटस और टोक्सडावा आ जाते हैं। और ये क्योंकि मैक्सी डुप्री पहले इनके साथ थी और भाई ओटस की इंसल्ट आज कर दी ऑस्टिन थ्यूरी ने। और उसके बाद भाई ओटस तो एक तरह से पूरी विजन को ही ठिकाने लगाने पे आ गए थे, लेकिन फिर वही लो ब्लो थी ऑस्टिन थ्यूरी की, जिसकी वजह से फिर ओटस को मार पड़ी और स्पेयर पड़ी ब्रॉन ब्रेकर से। और ऑस्टिन थ्यूरी ने भी फिर अपना हाथ साफ किया मैक्स डुप्री। एंड में ये सेगमेंट एक तरह का अच्छा था और विजन जो है वो एक तरह से रिहैब की तरफ आ रही है। लेकिन क्या वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप इनके पास होना सही है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का सिंगल पुश जो है वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। फिर इसके बाद जिमी ऊसो जो है वो रिंग के अंदर आते हैं और रॉयस की जिमी ऊसो के ऊपर अटैक की कोशिश करते हैं। तभी एडम पेरेज इनका मैच भी कंफर्म कर देते हैं। और भाई फिर तब जेकब फाकू भी अरीना के अंदर आते हैं और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं रॉयस की के ऊपर। सोलो सिकोवा ने सेव किया एक तरह से और दिखाया कि वो एक्नॉलेज करने वाले हैं, फैमिली में वापस आने वाले हैं। तभी जिमी ऊसो पे और जेकब फाकू पे अटैक कर देते हैं। एले नाइट बचाने के लिए आए सोलो सिकोवा और रॉयस की को, और फिर चैलेंज भी कर दिया जेकब फाकू, जे ऊसो और जिमी ऊसो को ट्रिपल टैग मैच के लिए कि भाई एक तरफ ये तीनों होंगे और दूसरी तरफ एले नाइट, रॉयस की और सोलो सिकोवा। और इसके बाद हमें बैक स्टेज पॉल हेमन और विजन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां वो कॉनर मैकग्रेगर का भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई लोगन पॉल तो उनसे भी ज्यादा तेजी से रिकवर कर रहे हैं। जो अभी कॉनर मैकग्रेगर का मैच भी हुआ है जहां वो बिल्कुल ही एकदम स्टार्ट में आउट हो गए इंजरी की वजह से, तो हर इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। और फिर वो मैक्स डुप्री को कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ, विजन को कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ मैक्स डुप्री है तो तुम्हें मेरी जरूरत है क्यों। मतलब एक तरह से विजन से थोड़ा पॉल हेमन नाराज चल रहे हैं। फिर इसके बाद एक प्रोमो टीज होता है और ये प्रोमो था बिग कैश के रिटर्न का, जो एंजो अमोरे के साथ 2016, 17, 18 के अंदर टैग टीम थे और फिर ये अलग भी हुए और एक अनसस्क्रिप्टेड मूवमेंट करने की वजह से ये पार हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब इनका रिटर्न होने वाला है और एक और बिग जायंट सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाला है। तो देखना होगा कि इनके लिए क्राउड का रिएक्शन क्या होता है। और फिर गॉटलेग मैच स्टार्ट होता है जिसने डिसाइड करना था कि समर स्लैम में पेंटा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का अपोनेंट कौन होगा। भाई इसमें सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके साथ जो है जो हैंगरे आते हैं और जेडी मैकडोना की वजह से जो हैंगरे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वहीं डोमिनिक मिस्टीरियो फायदा उठा लेते हैं। लेकिन जवार एवंस की दफा
डैनहाउजन आके कर्स कर देते हैं दोबारा से डोमिनिक मिस्टीरियो को और वही चीज एडवांटेज कर देती है और जवान एवंस अपना ओजी कटर लगा के उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर देते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो के बाद ड्रैगन ली को भी जवान एवंस ने ही एलिमिनेट किया, लेकिन रूसेव ने शार्टली अटैक किया और उसके बाद जवान एवंस को एलिमिनेट कर दिया और फिर जैक गेबल ने जवान एवंस के बदला एक तरह से लिया और रूसेव और एथन पेज दोनों को ही एलिमिनेट करके अब जैक गेबल को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिल चुका है अगेंस्ट पेंटा। प्रोबेबली ये इनका पहला सिंगल टाइटल हो सकता है अगर वो पेंटा को समर स्लैम में हरा देते हैं। खैर इससे पहले हमें बेली और लारा का भी मोमेंट देखने को मिला। भी लारा एकदम से क्रेजी और मुझे उनको देख के निकी क्रॉस की याद आ गई जो एक टाइम पे बिल्कुल क्रेजी से कैरेक्टर के अंदर जाती थी, जो लेटर ऑन वाइंग 6 के अंदर मर्ज हो गई थी सिस्टर एबिगेल की तरह। लेकिन भाई आज लारा ने बेली के ऊपर अटैक किया और बेली ने मेंशन भी किया कि भाई वो फर्स्ट टैग टीम वुमेन्स चैंपियन थी और उनका पार्टनर उस टाइम पे उनकी जो पार्टनर थी वो साशा बेक्स थी। तो कहीं ना कहीं ये टीज भी था। अब प्रोबेबली बेली कितनी खुश है डब्ल्यूडब्ल्यूई से ट्रिपल एच से ये हमें आने वाले कुछ टाइम में पता लग जाएगा। इसके बाद भाई मेन इवेंट था जहां रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था सेथ रॉलिंस के साथ और भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और भाई सेथ रॉलिंस जो है वो कहते हैं कि भाई तीन चीजें परमानेंट हैं वर्ल्ड के अंदर, एक डेथ, दूसरा टैक्सेस और तीसरा सेथ रॉलिंस का रोमन रेंस को हराना। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वहां से जाने वाली को करते हैं और कहते हैं कि भाई जब मैं तुम्हें दोबारा तब देखूंगा जब तुम काम के लिए आओगे, यानी कि रोमन रेंस को कहते हैं। तभी रोमन रेंस टीज करते हैं कि इमेजिन करो तुमने मुझे बीट कर लिया, तुम मुझे हरा दोगे समर स्लैम में, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि क्या तुम दोबारा इंजर हो जाओगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस की एक यूनिक हिस्ट्री रही है। 2015 में जब वो चैंपियन बने फर्स्ट टाइम तो रोमन रेंस से मैच से पहले वो इंजर हो गए थे सर्वाइवर सीरीज से पहले। और इस साल जब मतलब लास्ट ईयर जब सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियन बने तो इस साल रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच प्लान था, लेकिन सेथ रॉलिंस इंजर हो गए और ये सारे प्लान्स चेंज होकर सीएम पंक की तरफ चले गए। तो इसी चीज को टीज किया रोमन रेंस ने और भाई उसके बाद कहा कि भाई तुम जो हो वो हमेशा नंबर 1 नहीं बन सके, तुम नंबर 2 ही रहोगे। और भाई सेथ रॉलिंस को ये चीज थोड़ी टीज करती है। सेथ रॉलिंस जा रहे होते हैं, वापस आते हैं पहले ये इंजरी वाला सुन के और कहते हैं कि बोलो तुम्हारे क्या स्पीक इट आउट, मतलब बोलो कि क्या कहना चाहते हो। और फिर रोमन रेंस दोबारा से ये बात करते हैं कि भाई किस तरह मैं नंबर 1 हूँ और तुम नंबर 2 हो, तुम्हारा डैडी ट्रिपल एच, यानी कि ट्रिपल एच को भी रेगर दिया आज। उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैडी ट्रिपल एच के अंदर भी तुम मेरे शूज नहीं फिल कर सकते नंबर 2। और ये चीज सेथ रॉलिंस को ट्रिगर करती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ भाई मैं नंबर 2 हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी रेस और मेरी रेस बहुत अलग है, मैं तुम्हारी जितनी रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी जितना सुपरस्टार नहीं बन सकता। और उसके बाद सेथ रॉलिंस जो है वो अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस ने भी जवाब में सुपरमैन पंच लगाया, लेकिन इससे पहले कि वो पावर बम लगाते हैं सेथ रॉलिंस को टेबल के ऊपर, सेथ रॉलिंस ने माइक्रोफोन जो था वो रोमन रेंस के सिर पे मारा और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री लगा दी रोमन रेंस को और फिर कर्न स्टॉप लगा के सेथ रॉलिंस आज शो के एंड पर स्कैफ टॉस कह रहे थे। तो भाई मंडे नाइट रॉ की फिनिश जो थी वो एक तगड़ी थी और अभी 3 वीक्स रहते हैं, तो यानी कि इनकी फ्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद हीट अप होने वाली है। वैसे कल एक खास वीडियो आएगी क्योंकि कल हम बात करेंगे कि इमेजिन करो कि फ्यूड के अंदर अगर डीन एम्ब्रोस होते तो ये फ्यूड कितनी क्लासिक होती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।